नमस्कार। जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम 10वीं क्लास के अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निकालेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा में आपके लिए उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यह पेड ग्रुप है जो 17वीं बीपीएससी के लिए बनाया गया है स्पेशली। तो इसमें एनसीईआरटी के आधार पर प्रश्नों को कराया जा रहा है। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के भी जो कंटेंट है उसको भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर नियमित रूप से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूमंडलीकृत विश्व का बनना और इससे संबंधित जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं पहला प्रश्न यहाँ पर। प्राचीन काल में किस देश की समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियों को पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था? तो यहाँ पर मालदीव प्राचीन काल में ऐसा देश था जहाँ समुद्र तट में जो जो कौड़ी पाई जाती थी तो उसका उपयोग मुद्रा के रूप में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क मार्ग व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क द्वारा किन महाद्वीपों को आपस में जोड़ने का कार्य किया गया था? तो सिल्क मार्ग का नाम आपने सुना होगा। तो यह उत्तर एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने का काम करता है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। व्याख्या इससे संबंधित देख लेते हैं। आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क रोड माना जाता है। और इसके नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर इस मार्ग से मुख्य रूप से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का कितना महत्व है। हालांकि इस मार्ग से और भी सामान भेजे जाते थे, लेकिन सिल्क रूट इसका इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि इसी मार्ग से पश्चिम को, जो पश्चिम के देश थे, वहाँ पर चीन के द्वारा सिल्क भेजा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1840 के दशक के मध्य में किस बीमारी के कारण डैश फसल खराब हो गई? तो आयरलैंड के लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के शिकार हो गए। तो 1840 के दशक में आलू की फसल खराब हो गई थी और आलू वहाँ पर मुख्य खाद्य पदार्थ था उस समय, तो इस कारण से वहाँ पर लाखों लोग भूखमरी के शिकार हो गए थे। लेते हैं अगला प्रश्न। यूरोपियन देशों द्वारा अपने उपनिवेश पर विजय प्राप्त करने के क्रम में कौन सी बीमारी वरदान हुई जिससे नई बीमारी तथा प्रतिरोधक क्षमता में कमी होने के कारण वहाँ पूरे स्थानीय लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और वहीं दूसरी ओर यूरोपियन लोगों में उसके प्रति प्रतिरोध क्षमता भी विकसित हो गई। तो यहाँ पर छोटी चेचक जो बीमारी थी जो यूरोपियन लोगों में फैली हुई थी और उनके उस बीमारी के प्रति यूरोपियन लोगों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई थी। लेकिन जब वह अमेरिकी महाद्वीप में गए तो वहाँ पर इस बीमारी के वायरस भी गए। तो उस बीमारी के कारण वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वे मृत्यु का शिकार होने लगे क्योंकि इस बीमारी से उनमें प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। तो इस प्रकार देखा जाए तो यह बीमारी कहीं ना कहीं यूरोपियन लोगों के लिए वरदान हो गई। तो ये आपको याद रखना है, छोटी चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 18वीं सदी के आखिरी दशक में यूरोप के किस देश के लोगों ने खाद्य पदार्थ की ऊंची कीमतों से परेशान होकर मक्का कानून को समाप्त करने की मांग की? तो यहाँ पे यूरोप का कंट्री है, उसके बारे में आपको बताना है और इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में कॉर्न लॉ लाया गया था जिसके लिए लोगों ने वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया और इसे खत्म करने की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में प्रचलित गिरमिटिया अनुबंध व्यवस्था को किस और नाम से जाना जाता था? तो गिरमिटिया मजदूर शब्द आपने नाम सुना होगा। तो यह जो व्यवस्था थी बहुत ही खराब व्यवस्था थी तत्कालीन समय में,
तो इस व्यवस्था को नई दास प्रथा की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व के पहले आधुनिक औद्योगिक युद्ध की संज्ञा किसे दी जाती है? तो इसका सही उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध, जिसे आधुनिक औद्योगिक युग की संज्ञा दी जाती है। और वह इसलिए क्योंकि इस युद्ध में मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज और रासायनिक हथियारों का व्यापक रूप से भयानक तरीके से इस्तेमाल किया गया। और ये सभी चीज़ें जो बनाई गई थी वह औद्योगिकरण की देन थी। तो इस कारण से इसे आधुनिक औद्योगिक युग की संज्ञा दी जाती है। चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1920 के दशक में किस देश की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी विशेषता बृहद उत्पादन प्रणाली का प्रचलन थी? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आजकल हम जो देखते हैं कि कन्वेयर बेल्ट पे जो असेंबलिंग लाइन चलती है, तो ये एक जो औद्योगिक प्रक्रिया होती है उसमें बृहद स्तर पर जो उत्पादन होता है, तो यह व्यवस्था होती है और हर एक का इसमें काम बांटा होता है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया थी 1920 के दशक में अमेरिका में लाई गई थी। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसने उत्पादन में बहुत ही गति ला दी थी। तो इस कारण से यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो यह मंदी जो है 1929 से आरंभ होती है। बहुत ही भयानक मंदी थी और इसे महामंदी की संज्ञा भी दी जाती है और यह वैश्विक स्तर पर सभी देश इससे प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इंपॉर्टेंट है, जब औपनिवेशिक काल था भारत में, तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता यह थी कि यहाँ पर जो कृषि वस्तु था उसका निर्यात किया जाता था और इसके द्वारा यूरोपियन देशों को कच्ची वस्तुएं यानी कि कृषि जो उत्पाद थे वो निर्यात होता था और वहाँ से तैयार माल वापस आता था आयात के रूप में। तो उस समय जो भारत थी उसकी अर्थव्यवस्था की यह विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल देशों जैसे जर्मनी, जापान और इटली आदि देशों की गुट को क्या कहा गया? तो द्वितीय विश्व में 2 गुट थे। तो जो जर्मनी, जापान और इटली का गुट था उसे धुरी शक्तियों की संज्ञा दी गई, जबकि दूसरे गुट जिसमें ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका जैसे देश शामिल थे उसे मित्र राष्ट्र के नाम से जाना गया। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय जगत में सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए किस सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। तो इस सम्मेलन का नाम याद रखना है आपको, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को आम बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में आया भी है। तो विश्व बैंक कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को। लेते हैं अगला प्रश्न, ब्रेटन वुड्स ट्विंस यानी कि ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतान किसे कहा जाता है? तो जो ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन था उसमें 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं बनी थी और इन्हें जुड़वां संतान कहा जाता है। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा है विश्व बैंक। तो इसी आधार पर जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विश्व व्यवस्था बनी, आर्थिक व्यवस्था, उसे कई बार ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। तो एग्जाम में आए कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था किसे कहा जाता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विश्व की आर्थिक व्यवस्था बनी उसे ब्रेटन वुड्स व्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रकृति से अधिकांश विकासशील देशों को लाभ नहीं हुआ। तो इसके बाद उन्होंने एक नई आर्थिक प्रणाली आरंभ की और संगठित हुए। तो आपको वह संस्था का नाम बताना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक प्रणाली बनी यानी कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था जो आई उसमें विकासशील देशों को विशेष लाभ नहीं हुआ। तो इसलिए उन्होंने अपना एक संगठन बनाया और यह संगठन बनाया G77 के रूप में। और इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य यह था कि विकासशील देश
अपने जो संसाधन है उस पर अपना वास्तविक नियंत्रण स्थापित कर सके, अपने तैयार माल को विकसित देशों को बेच सके और बेहतर पहुंच तथा विकास के लिए अधिक से अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके। तो इसलिए यह बनाया गया था और यह इसीलिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया किसे कहा जाता है? तो देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से जो व्यवस्था बनी थी उस व्यवस्था के बाद जो विकासशील देश थे उनको लाभ नहीं हुआ, तो उन्होंने भी अपना एक संस्था बनाया। तो इस संस्था को G77 कहा जाता है और इसे ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। तो यह आप याद रखें। आगे है, वह व्यवस्था जिसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमा कर की जाती है, क्या कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के संदर्भ में आपको याद रखना है। इसे कहा जाता है बहुपक्षीय बंदोबस्त। तो ब्रिटेन को देखा जाए तो उस समय जब भारत गुलाम था, भारत जब औपनिवेशिक राष्ट्र था, तो उस समय और भी उसके बहुत सारे उपनिवेश थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके जितने भी उपनिवेश से सभी से उसको लाभ मिलता था। लेकिन भारत के संदर्भ में देखा जाए तो उसे बहुत ही लाभ होता था। तो दूसरे उपनिवेश के साथ भारत को जो ब्रिटेन को जो घाटा होता था वह भारत के लाभ से प्रतिपूर्ति करता था। तो इस प्रकार की घाटे की भरपाई की जो व्यवस्था होती थी उसे बहुपक्षीय बंदोबस्त कहा गया। तो आपको याद रखना है, ब्रिटेन घाटे की भरपाई में मदद देते हुए भारत ने 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक अहम भूमिका अदा की। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि भारत ब्रिटेन के लिए कितना महत्वपूर्ण था उस समय। और यही कारण था कि जब औपनिवेशिक सत्ता भारत में आरंभ हुई तो जो ब्रिटेन था वो यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि यह एक ऐसा उपनिवेश था जो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को लाभ ही देता था। नेक्स्ट है, वह व्यवस्था जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है? तो यह व्यवस्था विनिमय दर कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, विनिमय दर कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पर 2 प्रकार की विनिमय दर होती है, एक स्थिर विनिमय दर और दूसरा परिवर्तनशील विनिमय दर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्थिर विनिमय दर की। तो स्थिर विनिमय दर क्या होता है? ये इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो जब विनिमय दर स्थिर होती है और उसमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकारों का हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर। तो यह विनिमय दर कौन सी व्यवस्था है? तो इस प्रकार की विनिमय दर में विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर और सिद्धांततः सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती है, तो इसे लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर कहा जाता है और वर्तमान में यही प्रचलन में है। नेक्स्ट है, 19वीं सदी में जब दुनिया तेजी से बदलने लगी उस समय अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में कितनी तरह की गतियों या प्रवाह का उल्लेख किया? तो 3 तरह की गति हुई थी। ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं कि जब किसी प्रश्न में आप मुख्य परीक्षा के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, आप उत्तर लिखेंगे तो वहाँ पर इन सभी चीज़ों को आप अगर जानते हैं तो अच्छे से आप अपनी उत्तर की व्याख्या और उसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो ये सभी छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं बहुत काम आते हैं। तो 3 प्रकार के प्रवाह थे उस समय। तो पहला है व्यापार प्रवाह। तो इसमें मुख्य रूप से वस्तुओं के आवाजाही होती थी और यह वस्तुओं तक ही सीमित था, लेकिन वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो वस्तु के साथ साथ सेवाओं का प्रवाह भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 19वीं सदी की। दूसरा है श्रम का प्रवाह, लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे। तीसरा है पूंजी, अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश होता था। तो इन 3 प्रवाह को आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि उपरोक्त तीनों तरह के जो प्रवाह हैं एक दूसरे से जुड़े हुए और लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि इनमें जो 3 फैक्ट हैं उनमें कुछ में बाधा भी आ जाती थी।
तो कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते थे। जैसे अगर वस्तु या पूंजी की आवाजाही हो रही है लेकिन कई बार श्रम की आवाजाही बाधित हो जाती थी। तो ये थे इम्पोर्टेंट फैक्ट जिसको आपको याद रखना है, और ये सभी एनसीईआरटी से लिए गए हैं, तो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट ये बन जाते हैं। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के लिए अगर कुछ इसमें से निकला है भारत के संदर्भ में, बीपीएससी के संदर्भ में, तो यहाँ पर अनुबंध श्रमिक यानी कि गिरमिटिया के बारे में आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो ये सारे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं, आप वहाँ जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आएंगे। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा आपको बता दूं कि हमारे जो 67 बीपीएससी ग्रुप थे उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। लगभग 40 बच्चों का मेंस हुआ था, जिसमें से 50% बच्चों के द्वारा इंटरव्यू दिया गया और अंततः 9 बच्चे ऐसे हैं जो फाइनल रूप से सेलेक्ट हुए हैं। तो आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े और बीपीएससी की तैयारी आराम से अच्छे तरीके से कर सकते हैं, पीटी और मेंस दोनों। थैंक यू वेरी मच।